लॉन्जेविटी आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ एक लंबा जीवन जीना ही लॉन्जेविटी है और एक अच्छा जीवन माना गया है? जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, उस एरिया को हम नाम देते हैं ब्लू जोन्स का। लॉन्जिविटी अगर कहीं पर है तो वो जापान के ओकिनावा में है। लाइफ स्पैन लंबा हो ये हाँ। मोटिव नहीं है, लाइफ स्पैन हेल्दी हो दैट इज द मोटिव। इकिगाई क्या है? इकिगाई है पर्पसफुल लिविंग। मुआई का मतलब है लिविंग अ बैलेंस लाइफ with our family and friends. Oldest living in the world is 116 and she is healthy. She's in Japan. जापानीज लोग फॉलो करते हैं, वो है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू। ऐसा लग रहा है हम दो अमेरिकन्स बैठ के बात कर रहे हैं हाँ। कि जापान में कैसा होना चाहिए, जबकि हमारा इंडिया तो ऐसा ही था यार। मतलब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। जो सीक्रेट है एंटी एजिंग का, जो सीक्रेट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। जो लोग ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं वो ग्लो करते हैं, उनकी स्किन पे रिंकल्स लेट आएंगे, पफीनेस लेट आएगी। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीजन पैराडॉक्स को। 98% केसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है वो है ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। ये जो 2% केसेस में फ्री रेडिकल निकल रहा है ना, ये सारी समस्या की जड़ है। नेचर ने हमारे अंदर विलन दिया है तो नेचर ने हमारे अंदर हीरो भी दिए हैं। डिजीज बनती कैसे है, इसका क्या कनेक्शन है? कोई भी बीमारी आपके शरीर में जो क्रिएट होगी वो 5 लेवल पर क्रिएट होगी। इस प्रोसेस को आयुर्वेदा के अंदर बोलते हैं संप्रांति, कि मेडिसिन्स डोंट हील यू, इट्स यू दैट हील योरसेल्फ। ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योरसेल्फ, जस्ट गिव फ्यू डेज टू योर बॉडी टू सर्वाइव दैट वायरस और बैक्टीरिया। यही शायद माइंड बॉडी कनेक्शन है कि आपने बैठ के एक कॉन्शियसली सोचा कि आखिर 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या आज ही मैंने क्या खाया, कैसा लाइफस्टाइल जिया, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हीलिंग के लिए मैंने एक डीपेस्ट सीक्रेट दिया है कि प्लीज ऑब्जर्व योर एक्यूमुलेशन पार्ट। अपनी बॉडी को ट्रस्ट करो। आई थिंक द हीलिंग मैकेनिज्म इज देयर इन योर बॉडी। बहुत केमिकल्स भी हैं, मतलब दैट विल आल्सो ऐड ऑन टू योर एजिंग प्रोसेस। 15 मिनट के अंदर खाना, फ्रिज के अंदर सैकड़ों डिशेज रखी हैं, जो मन चाहे गर्म करके माइक्रोवेव में तुरंत खा लो। तो ये कंट्रोल कहाँ से आएगा, ब्रेन पावर कहाँ से आएगी कि रुकना है? गट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गट को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। मतलब गट की खुद की मेमोरी है, गट का खुद का दिमाग है, गट की खुद की कैलकुलेशंस हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत कम्युनिकेशन है आपके दिमाग और आपके गट के बीच में, जो वेगस नर्व के माध्यम से होता है। टॉक्सिन्स का इंटेक जो हम अननोइंगली ले लेते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में रख के खाना, माइक्रोवेव में रख दिया, सो जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में उससे जाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, आपकी डिजीजेस को बढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था, पत्तले होती थी, ठीक है, डिस्पोजल वो थर्मोकॉल के नहीं होते थे, आजकल वो थर्मोकॉल के डिस्पोजल चलते हैं। अब डिस्पोजेबल अवॉइड करें, वो देश के लिए खराब है, एनवायरनमेंट के लिए खराब है, आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है। कितना टॉक्सिन्स आप इंटेक कर रहे हो आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। जो गरम गरम चाय आप थर्मोकॉल के ग्लास में ले रहे हो 10 रुपए की, वो कितने लाखों का बिल आपका बनने वाला है 10 साल बाद, वो आपको नहीं मालूम है। लिव योर लाइफ कॉन्शियसली, मतलब बस जो आ रहा है उसको आप लेते जा रहे हो, वैसी जिंदगी मत जीजिए। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुडे, बट व्हेन यू गेट अ हेल्थ प्रॉब्लम देन यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम। अगर भगवान आए ना उतर कर और वो बेड पर लेटा, उससे पूछा जाए तुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, तो वो ये नहीं कहेगा मुझे बंगला दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, ठीक है, मुझे ऐशो आराम दे दो। पता है क्या कहेगा? बस मेरी सेहत ठीक कर दो। मेरे पापा बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्हें पैरालिटिक अटैक आया। सडनली ऑल ऑफ अ सडन कैसे उनकी पूरी दुनिया बदल गई, मैंने खुद देखा है। ये दुकान, छोटू, पैसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस्ड करना पड़ेगा। आज हमें बैलेंस करना पड़ेगा। Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change. I am Priyanka, the host and the producer of this podcast. आज के पॉडकास्ट में बात होगी कि कैसे आप अपने जीवन को हैप्पी, हेल्दी और डिजीज़ फ्री बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, फ्री रेडिकल्स कैसे आपकी जीवन में डिजीज़ या फिर रिंकल्स या फिर एजिंग प्रोसेस को कैसे बढ़ाते हैं। ब्लू जोन के बारे में डिस्कशन होगी। ब्लू जोन वो जगह है जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज जो है वो 80 to 90 ईयर्स होता है, वो भी हेल्दी लोगों का। आपको पता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ जेनेटिक्स ही सब कुछ नहीं है कि हमारे परिवार में ये होता था इसलिए हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन में छोटे मोटे चेंजेस लाएंगे, छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएंगे, तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाके छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपने जीवन को 10 से 15 साल और बढ़ा सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, फैक्ट्स डिस्कस होंगे, आपको टिप्स दी जाएगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। एजिंग सबको होनी है, हम सबको एजिंग को एक्सपीरियंस करना है, पर अगर उसको हम ग्रेसफुली और हैप्पीली एक्सेप्ट करके एक हेल्दी जीवन जी पाए तो फिर बात ही क्या। आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको पब्लिक डिमांड पे दोबारा से हमने इनवाइट किया है। आज हमारे साथ हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए होलिस्टिक वेलनेस कोच डॉक्टर हिमांशु गौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू सो वेरी मच प्रियंका जी। पिछले पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप फिर से आए हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं लॉन्जेविटी पे। तो लॉन्जेविटी आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ एक लंबा जीवन जीना ही लॉन्जेविटी है और एक अच्छा जीवन माना गया है, या फिर उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप हेल्दी भी रहें, आप खुशहाल भी रहें? तो क्या है लॉन्जेविटी? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमें इस लॉन्जिविटी पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लाइफ स्टाइल के अंदर। लेकिन हम लॉन्जिविटी पर आएँ उससे पहले एक सवाल है जो मैं हमारी सारी ऑडियंस से ही पूछना चाहूँगा, और हमें सभी लोगों को ना थोड़ा सा अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक ठहराव के साथ ना अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। और वो सवाल ये है कि आज हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है, जो कि बहुत प्राउड और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिसिन्स, नई नई मेडिसिन्स लॉन्च हो रही हैं, न्यू न्यू वैक्सीनेशंस आ रही हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज़ R&D के अंदर खर्च हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से ये ठहराव करके ये सोचा या अपने आप से एक सवाल पूछा कि यार हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी क्या हमारे देश में आज हार्ट अटैक के जो रेट्स हैं, जो पेशेंट हैं, जो बीमारियां हैं, क्या ये कम हुई हैं कि बढ़ी हैं? बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही हैं। बिल्कुल क्या हमारे देश में कैंसर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, क्या हमारे देश में डायबिटीज बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या प्रियंका जी हमें नहीं लगता कि हम सभी लोगों से कहीं तो कोई चूक हो रही है, कहीं तो कोई गलती हो रही है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बावजूद भी, बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस, अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को निकालूंगा तो उसमें से एक फार्मास्यूटिकल निकल कर आएगी। मतलब वेपन इंडस्ट्री तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो दवाइयों का जो मार्केट है, राइट, वो कितना बड़ा है, मतलब कितना टर्नओवर होता है सिर्फ फार्मास्यूटिकल के अंदर। लेकिन ये जो केसेस हैं ये कम क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब 2024 का डाटा ये बता रहा है कि 2024 में इंश्योरेंस कंपनी में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर क्लेम लिए गए हैं 2024 में, सबसे ज़्यादा क्लेम, तो सबसे पहले नंबर पर कैंसर है, दूसरे नंबर पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को लेकर इंश्योरेंस क्लेम्स लिए गए हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमसे कहीं कुछ गलती हो रही है? अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गलती हो रही है और हमें पता भी नहीं है। आज आप देखिए ना, जो ऐड आते हैं मेडिसिन के, वो कैसे आते हैं? एसिडिटी दूर करे कितने सेकंड में? 10 सेकंड, 10 सेकंड में। डिस्प्रिन सर का दर्द दूर करे, हाँ, कुछ सेकंड में। हाँ। मूव दर्द दूर करे, बुखार इतने दिन। तो आज अगर मैं लॉन्जिविटी की बात करूं तो ज्यादातर लोगों को पता है क्या लगता है? लॉन्जिविटी मीन्स लिविंग फॉर एवर। लॉन्जिविटी का मतलब है लंबी उम्र। लॉन्जिविटी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है कि लंबी उम्र, वो तो एक एस्पेक्ट है कि आपको ज्यादा जीना है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा एस्पेक्ट है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? कितनी उम्र आप जीते हैं। 60 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं या 100 साल जीते हैं। और उसके साथ में दूसरा एस्पेक्ट है, दैट इज दी हेल्थ स्पैन। हेल्थ स्पैन का मतलब क्या है? चलो मैं कहता हूं आप जी 70 साल जी गए,
लेकिन ये 70 साल में आपने जो लास्ट के अपने 10 साल गुजारे या लास्ट के जो आपने 15 से 20 साल गुजारे, वो आपने सिर्फ मेडिसिन पे, बेड पर, सिर्फ आपने उसके सहारे बिताए, मेडिकल साइंस के सहारे बिताए। तो क्या इसको आप लॉन्जिविटी बोलोगे? मतलब आप जी तो गए, आपने टच तो कर दिया, चलो 80 टच कर दिया आपने, हाँ। लेकिन आखिरी के जो 60 से 80 साल के हाँ। थे, 20 साल, वो तो आपने बिल्कुल एकदम लाइक दवाइयों के दम पर ही हाँ, बस पर ऐसा जीवन तो लोग नहीं चाहते। नहीं चाहते। भाई एग्जैक्टली, लाइफ स्पैन लंबा हो ये हाँ, मोटिव नहीं है, लाइफ स्पैन हेल्दी हो, दैट दैट more इज द important. मोटिव। तो मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आप 100 साल जिए, मोटिव ये है कि 100 साल में कितने साल आप बिना मेडिसिन के जिए, बिना दवाइयों के जिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यहाँ पर एक टर्मोलॉजी यूज करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ बोनस डिकेड। बोनस डिकेड क्या है? बोनस डिकेड ऐसा है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप नेचुरली सपोज करिए 60 साल जीने वाले थे, ठीक है? मतलब आप अगर कोई मेडिसिन का सहारा नहीं लेते, कोई दवाइयों का सहारा नहीं लेते, और अगर आप उसको मेडिसिन या मेडिकल साइंस की तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो मानो किसी को हार्ट अटैक आया, या किसी को डायबिटीज़ हो गई, या किसी को कोई और अदर बीमारी हो गई, और वो अगर मेडिसिन का सहारा नहीं ले, तो कितने साल जिएगा? 60 साल, 50 साल? क्योंकि 40-50 साल में तो इश्यूज होना शुरू हो जा रहे हैं। तो वो जो उसने अपनी लाइफ में 10 साल एडिशनल ऐड किए हैं, वो किसके कारण किए? मेडिसिन के कारण। तो ये जो आखिरी के 10 साल हैं, इसको मैंने क्या कहा? बोनस डिकेड। ये आपका क्या है? ये वो डिकेड है जो आपने चुराया है, जो आपने लिया है। किसके कारण? मेडिसिन के कारण, ठीक है? लेकिन लॉन्जिविटी का मतलब क्या है कि बोनस डिकेड में जहाँ पर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, ये मेडिसिन के बिना ही आप हेल्दी लाइफ को जिएं, अच्छी लाइफ को जिएं। और लॉन्जिविटी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे लंबा जी सकते हैं। आप शायद आपका एक अगला सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि सर कैसे कोई व्यक्ति हेल्दी और लॉन्ग जिंदगी को जी सकता है? ये भी पूछना चाहती हूँ कि जेनेटिक्स का भी रोल होता है कि हमारे परिवार में तो कोई 70 से ऊपर गया ही नहीं, या लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो सभी 60 अबव नहीं पार कर पाए। तो क्या जेनेटिक्स का भी रोल है कि आप कितना जीने वाले हैं, या फिर हमारे हाथ में है कि हम अपने ईयर्स हेल्दी हैप्पी बना सकते हैं? जेनेटिक्स से ज़्यादा रोल है ना, वो है आपकी लाइफ स्टाइल का। मतलब जेनेटिक्स चेंज हो सकते हैं, जीन्स चेंज हो सकते हैं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को सही कर दें। ओके, राइट? 1974 के अंदर जापान के अंदर एक रिसर्च की गई, 1974 के अंदर। और अगर मैं बात करूं दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्जिविटी अगर कहीं पर है तो वो जापान के ओकिनावा में है, या राइट? और उस एरिया को कहते हैं ब्लू Blue जोन, zone. ठीक है? तो ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन वो एरियाज हैं जहाँ पर लोगों की जो लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन है वो सबसे ज़्यादा होता है। उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? ब्लू जोन का हम नाम देते हैं। इटली में भी एक जोन इटली में भी है, Right. और यूएसए के अंदर भी हैं, और जापान के अंदर भी हैं। तो ऐसी जगहें जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, उस एरिया को हम नाम देते हैं ब्लू जोन्स का, ठीक है? तो जापान के अंदर जो ओकिनावा है, ठीक है, उस एरिया को नाम दिया गया ब्लू जोन का, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों की उम्र है वो 100 साल से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं। राइट। रिसर्च की गई, ये जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्या है भाई साहब वहाँ पर जो लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। और मुझे लगता है शायद ही कोई यहाँ पर ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं 100 साल से ज़्यादा जीना नहीं चाहता, या 100 साल तक मैं टच नहीं कर रहा, और वो भी हेल्दी ज़िंदगी। हेल्दी का मतलब है कि एट द एज ऑफ 100 आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हाँ, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं हाँ, है, मतलब मतलब ये आप हम बेड तो पे नहीं है। अपने बड़ों को भी सुनते हैं कि भगवान चलते चलते उठा हाँ, ले, चलते चलते उठा है ना? ले, मतलब nobody wants to be dependent on somebody else. राइट। तो 100 साल में लोगों को पता है क्या लगता है? 100 साल मेरे को नहीं जीना भाई, हाँ, मैं डिपेंडेंट होऊंगा, हाँ, पानी के लिए भी किसी को बोलूंगा, बिल्कुल। वॉशरूम जाने के लिए भी किसी को बोलूंगा, मेरे को 100 साल नहीं जीना। मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ कि आप 100 साल की उम्र में हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। यस। ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर 100 साल की एज के लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, राइट राइट? राइट। सो आई वुड लाइक टू ऐड अ फैक्ट हियर, जो अभी ओल्डेस्ट लिविंग इन द वर्ल्ड इज 116 एंड शी इज हेल्दी। शी इज इन जापान, वो भी ब्लू जोन में ही है, एंड शी लिव्स अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। 116, 116 साल की है। अगर सिर्फ ये जान लेना
कि वहाँ के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो 100 साल जीते हैं या हेल्दी लाइफ जीते हैं, और वही सेम चीज़ अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें तो हम भी एक हेल्दी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो मैं वहाँ के कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इन 4 चीज़ों को अगर आप कर लें तो आप एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी को जी सकते हैं, जो कि जापानीज़ कल्चर के अंदर, ओकिनावा के अंदर के जो लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं, वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, वो है इकिगाई। इकिगाई क्या है? इकिगाई है पर्पसफुल लिविंग। अगर आपके पास में लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, और सुबह उठते हैं और बस गप्पे मारते रहते हैं, कुछ काम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है, और आपकी लाइफ के अंदर कोई एजेंडा नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कि एट द एज ऑफ 60 लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रिटायर होकर घर पे बैठा है उसके बॉडी में डिजीज आने के चांस एज कंपेरिजन टू उसके जो अभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में है, कोई ना कोई काम के अंदर इन्वॉल्व है, कम होंगे, ज्यादा होंगे। तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव, मतलब जो व्यक्ति 100 साल का जी रहा है ना, वो बिना पर्पसफुल लाइफ के 100 साल नहीं जी सकता। ठीक है, उसके पास में एक पर्पस है कि मुझे 100 साल क्यों जीना है, और आपके पास में अगर वो पर्पस नहीं है तो आप 100 साल कभी भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, पहला तो हो गया पर्पसफुल लिविंग, जिसको हमने इकिगाई कहा। दूसरी चीज़ जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं वो है मोआई, MOAI। मोआई का मतलब है लिविंग अ बैलेंस लाइफ विद अ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब वहाँ पे एक मोआई कल्चर है। मोआई कल्चर का मतलब क्या है कि वो लोग कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, रिलेशनशिप्स को, फैमिलीज को, एल्डर्स के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स को साथ में रखते हैं, जो आई थिंक इंडिया में भी है, बट थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। हाँ। तो वो जो लोनलीनेस होती है ना, मतलब अगर कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है तो 10 बीमारियां उसके शरीर में वैसे ही आ जाएंगी। ट्रू, राइट? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप खाली बैठे हैं और आपके पास में कोई बात करने को नहीं है, कोई कम्युनिकेट करने को नहीं है, तो स्ट्रेस तो आपका बढ़ेगा, टेंशन आपकी बढ़ेगी, डिप्रेशन आपका बढ़ेगा, लोनलीनेस आपकी बढ़ेगी। और आज यही हो रहा है, आज फैमिलीज न्यूक्लियर होती चली जा रही हैं। आज बात कर, पड़ोसी का नाम नहीं पता कौन है मेरा पड़ोसी आज की तारीख में। 10 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के पास छोटे बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। बिल्कुल लिया जा रहा है। पेरेंट्स चले गए हैं ऑफिस, बच्चा अकेला है, बात करने को कोई नहीं है, जीत करने को कोई नहीं है। तो इन सब का मतलब कोई लॉन्जिविटी या अच्छी हेल्दी जिंदगी का या लंबी जिंदगी का कोई मेडिसिन नहीं है कि आप खाएं और आप लंबी जिंदगी। ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग कॉमनली फॉलो करते हैं, और सिर्फ वहाँ के नहीं, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी लोगों ने 100 को, हेल्दी 100 को टच किया है ब्लू जोन्स के अंदर, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो की पॉइंट्स हैं जो वहाँ के लोगों ने फॉलो किया है। और सेम चीज़ को अगर आप भी अपनी लाइफ में लेकर आना शुरू कर देंगे, हाँ, तो आप भी अपनी लाइफ को, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो 4 से 5 पॉइंट मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, इन्हीं 4 से 5 पॉइंट को एज अ ट्रायल बेसिस पर USA के अंदर एक टाउन के अंदर अप्लाई किया गया। मतलब वहाँ पर ये चेक किया गया क्या वाकई में सिर्फ इन 4-5 चीज़ों को करने से लोगों की लाइफ की जो हेल्थ है और जो उनकी ज़िंदगी है वो बढ़ाई जा सकती है। और वहाँ पर उस टाउन के अंदर सारे लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हाँ, इसको हम सभी लोग फॉलो करते हैं, और उन्होंने इसको करना शुरू किया, और रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले थे कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी की जो लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन है वो बढ़ना शुरू हो गया। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ये अपने फैमिली के अंदर करना शुरू कर दे तो उसके घर से बीमारियां न जाने लगेंगी, राइट? एक अच्छी हेल्दी जिंदगी को जीने लगेगा। तो और जरूरी नहीं कि 100 साल ही, अभी तो 40 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, मतलब पैरालिटिक अटैक्स आ रहे हैं। अगर आप 60 ईयर्स भी जी रहे हैं, लेकिन अगर वो भी एकदम मतलब मस्त जीवन हो, विदाउट डिजीज हो, तो फिर आई थिंक दैट इज ऑल्सो इनफ। दैट इज ऑल्सो इनफ, राइट? तो दूसरा पॉइंट था हमारा, हाँ, मोआई। तीसरा जो वहाँ पर जापानीज लोग फॉलो करते हैं वो है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू क्या है? हारा हाचिबू का मतलब है, सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब है ईट लेस। ईट लेस का मतलब है कि अगर आपको सपोज करिए भूख है 100%, तो आप 80% ही खाएं, 20% आप नहीं खाएं। मानो आपको 4 चपाती की भूख है,
ठीक है, तो ईट 3 चपातीस, ओके। राइट। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हाँ, और कहो। ठीक है, हमारे देश में क्या है, हमारे यहाँ पर कल्चर ये है हाँ। कि भाई साहब 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ले, क्योंकि दे ट्रीट इट एज अ रिस्पेक्ट और दी लव। मतलब वो जानबूझ के 2 रोटी एक्स्ट्रा रखकर चले जाएंगे कि भैया मेरा प्यार नजर आ रहा है इसमें। हमारे देश की लव लैंग्वेज हाँ, है। लव लैंग्वेज है। तो एक मदर क्या कह रही है, अरे एक ही पराठा तो खाया है, ले बटर लगा के एक और खा के जा, ठीक है, और सब्जी खा ले और ये खा ले। तो ये जो ओवर ईटिंग है ये एक्चुअली में आपको अनहेल्दी बना रही है। तो ओवर ईटिंग एक मेजर कॉज है आज आपकी हेल्थ स्पैन के बिगड़ने का, डिजीजेस के आने का। क्योंकि हम जो ड्राइव हो रहे हैं, वी आर ड्रिवन बाय द टेस्ट। हम तो टेस्ट से ड्रिवन हो रहे हैं ना। हमें तो इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बॉडी को क्या नीड है, हमें तो सिर्फ इस बात से लेना देना है कि टंग को क्या नीड है। तो जो हमें खाने में अच्छा लग रहा है हम उसको खा रहे हैं। और जापानीज़ के अंदर ये एक कल्चर है, वहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो करते हैं और वो है हारा हाचिबू, ईट लेस। मतलब जितनी भूख है उतना कम खाइए। दूसरा वहाँ के लोग फॉलो क्या करते हैं, वो वहाँ का जो खान पान है, वहाँ की जो मतलब जो खान पान करते हैं वो छोटी बाइट्स लेते हैं। छोटी बाइट्स समझ गए, छोटे छोटे, आप देखेंगे स्टिक से खाते हैं। तो स्लो ईटिंग होती है, छोटा खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब आप ज़्यादा च्यू करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा चबाते हैं, आप 8 से 10 बार चबा लीजिए। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं ना, किसी भी खाने से को निकलने से पहले आप 8 से 10 बार उसको च्यू कर लीजिए, आपकी भूख वैसे ही कम हो जाएगी। तो आप जहाँ 4 चपाती खाते हैं ना, अगर आप एक चपाती को मतलब हर गस्से को अगर ज़्यादा चबा कर खाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा चबाएंगे, तो आपके ब्रेन को सिग्नल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपके स्टमक को सिग्नल ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि आपने ईटिंग कंप्लीट कर ली है, राइट। तो चिंगम जो है, चिंगम जो हम च्यू करते हैं, उस क्या करते हैं हम, हंगर सप्रेसी तो करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जिनको फॉलो कर लें तो आप अपने घर से बीमारियों को बाहर फेंक सकते हैं, उठाकर बाहर फेंक देंगे घर से। तो आजकल क्या हो गया, आजकल क्या है कि डिनर जो है बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब हैवी ईटिंग करते हैं डिनर में ना, लेट नाइट डिनर्स करते हैं। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब लेट नाइट ईटिंग करना, पहले आपने सुना होगा ऐसा, दिन छिपने से पहले खा लेना चाहिए, बिफोर सनसेट खा लेना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, बिफोर सनसेट के बाद तो मार्केट से वेजिटेबल्स आ रही हैं ब्लिंकिट से, ठीक है, फिर वो बन रही हैं, फिर वो रात के 11-12 बजे खाई जा रही हैं। आज एक नया ट्रेंड चलने लगा है और वो है 24 आवर्स। हाँ, नाइट लाइफ को तो बेहतर मानते कि इस सिटी में तो नाइट लाइफ ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो डिस्कशंस हैं आजकल। हाँ, तो वो अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के वही आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट तो क्या ये एजिंग भी फास्ट होती है इससे, अगर आप लेट नाइट डिनर्स करते हैं? बिल्कुल 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 फास्ट होगी। हर चीज़ पर, आपके हर सेल्स पर, हर ऑर्गन पर, हर एक चीज़ पर पार्ट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिज़ाइन ही नहीं है ज़्यादा खाना पचाने के लिए। ओके। इट इज़ नॉट डिज़ाइन टू डाइजेस्ट दी मोर फूड। आप बताइए, आज से हज़ारों साल पहले जब हम इतना फूड इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, मतलब 10 मिनट के अंदर खाना, 15 मिनट के अंदर खाना, फ्रिज के अंदर सैकड़ों डिशेस रखी हैं, जो मन चाहे गर्म करके माइक्रोवेव में तुरंत खा लो। पहले फूड या हमारा सर्वाइवल एक मेन काम होता था, मतलब खाने को अरेंज करना एक ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन अब तो आप भूख लगने से पहले आपके बैग में कुछ ना कुछ पड़ा होता है खाने के लिए, राइट। तो हारा हाचीबू का मतलब है 80% आप कम खाइए। ओके। तो पर ये करे कैसे, मतलब आप 2 रोटी खाते हो रोज मान लीजिए, तो आप बोल रहे हो कि 1.5 खा लो या 1 खा लो, तो ये कंट्रोल कहाँ से आएगा, ब्रेन पावर कहाँ से आएगी कि रुकना है? ये सिग्नल कैसे डरा कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको ज़्यादा च्यू कर खाइए। ओके, ठीक है, मतलब आप काउंट कर सकते हैं, काउंट तो खैर नहीं कर पाएंगे हर उसको निवाले को, लेकिन आप ज़्यादा चबाने से ना आपकी भूख खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो खाना भी कम गया, ठीक है, और आपकी भूख खुद ही ख़त्म हो गई। कई बार आपने देखा है खाने के बीच में जब गैप आ जाता है, मतलब 1 रोटी दी फिर 15 मिनट लग गए, तो आप कहते हैं मेरी भूख खत्म हो गई, छोड़। तो वैसे ही सीन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवर ईटिंग लीड्स यू
मल्टीपल डिजीज, आपको बीमारियों की तरफ लेकर जा रही है। कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर जो है वो रुकता ही नहीं है अगर आप छोटे छोटे स्नैक्स बार बार ले रहे हो। जो एक एवरेज अमेरिकन डाइट है उसको अब बताया जा रहा है कि वो अच्छी डाइट नहीं है, बिकॉज 3 मील्स प्लस 3 स्नैक मील्स, ये तो आप कंटिन्यूसली डाइजेस्टिव सिस्टम पे कुछ ना कुछ प्रेशर डाले जा रहे हो, तो आपके अदर पार्ट्स में एनर्जी जानी है, जो रिपेयर होना है वो सब रुक जाता है। अगर आपको भूख लगती है तो आप सैलेड्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ना उसका आप यूज़ करिए, रेदर आप जो ऑलरेडी रेडीमेड चीज़ें आ रही हैं, राइट, रेडी टू ईट चीज़ें आ रही हैं। आजकल क्या है, हम फ्रिज के अंदर डीफॉरेस्ट कर वो चीज़ों को रख डीप लेते फ्रीजर हैं, डीप में। फ्रीज़र में रख लेते हैं राइट। कि बस रेडी टू मूव है, आओ कोई मेहमान आएगा उसको खिला दो तुरंत ही। लेकिन वो सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बैंड बजाने में लगे हैं और आगे चलकर आपको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। उसमें बहुत केमिकल्स भी हैं, मतलब दैट विल आल्सो ऐड ऑन टू योर एजिंग प्रोसेस। राइट, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, अगर घर में है ना ये सब preservatives। चीज़, डस्टबिन में फेंक दीजिए। हाँ, बिल्कुल लालच मत मतलब करिए। इवन बच्चों को फ्राइज खिलाने हैं मान लो आपको, तो आप वो निकाल लेते हो, एक ब्रांड है मैकेन है या कोई भी ब्रांड है, उसको लिया फटाफट फ्राई कर दिया। आपके घर में पोटैटो है, आप फ्रेश पोटैटो का भी बना सकते हो वही चीज़, राइट, बट यू आर यूजिंग द फ्रोजन पोटैटोज जिसके अंदर ऑलरेडी इतने केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्सन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों के लिए कितना गंदा है वो, पर हमें क्योंकि फ्रेश काट के बनाना नहीं है, हम निकाल के उसको फ्राई कर देते हैं। तो तीसरा मैंने बताया हारा हारा हाचीबू, और चौथा जो ओकिनावा के अंदर देखा गया, वो देखा गया कि उनकी जो डाइट है, उनका जो खान पान है, उनके खान पान के अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, भारी मात्रा में, राइट। तो 63% जो वो डाइट कंज्यूम करते हैं, जो वो खाना कंज्यूम करते हैं, उस 63% डाइट के अंदर भारी मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपकी लंबी उम्र का जो सीक्रेट है, एंटी एजिंग का जो सीक्रेट है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पर ग्लो रहे, आप चाहते हैं कि बीमारियां ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, अगर आप चाहते हैं, तो डाइट के अंदर आपको भारी मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का कंजप्शन करना होगा, राइट। हेल्दी जिंदगी, लंबी उम्र जीनी है तो एंटीऑक्सीडेंट को अपना सहारा बना लीजिए। तो नेचुरल फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स है। हाँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन कुछ एंटीऑक्सीडेंट आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप बाहर से ले सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी भी बनाती है। मतलब जो नेचर ने कुछ चीज़ें आपके अंदर डाली हैं, कुछ चीज़ें कहा है कि नेचर से तुम ले लेना, लेकिन सबसे एंटीऑक्सीडेंट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे आपकी लंबी उम्र में हेल्प करता है। और एक चीज़ और है, पांचवा चीज़ मैं और बता देता हूँ, जापान के अंदर जो लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर एंटीऑक्सीडेंट पे आऊँगा। वो पांचवी चीज़ है कि जापान के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन का इस्तेमाल का मतलब क्या है, उनके घर में बेड्स नहीं मिलेंगे, उनके घर में सोफ़ाज़ नहीं मिलेंगे, उनके घर के अंदर आपको चेयर्स नहीं मिलेंगी। मतलब वो ज़्यादातर चीज़ें, जापान का जो कल्चर है वो कल्चर है कि नीचे बैठेंगे, पालथी मार के बैठेंगे, या खाना भी बनाएंगे तो नीचे बैठ के करेंगे, खाना खाएंगे तो नीचे बैठ के करेंगे। तो ऐसा करने से उनका जो लोअर रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो जब वो 60-70 साल के एज के होते हैं तो उस दौरान में वो उनको बहुत हेल्प करता है एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्या आप मानेंगे इस बात को कि हमने नीचे झुकना, नीचे बैठना बहुत कम कर दिया है। मतलब चेयर से उठे, चेयर पे बैठे, बेड पर लेटे, ऑफिस की चेयर पर बैठे, राइट, इवन फ्रेश होने भी इंग्लिश वाले में ही जा रहे हैं। तो इंडिया तो पहले ऐसा ही था। इंडिया तो पहले ऐसा ही था, लेकिन आज ये वेस्टर्न कल्चर ने क्या कर दिया, भी देखेंगे तो वो माँ जमीन पे बैठ के खाना बनाती थी, जमीन पे बैठ के सर्व करने जाते हैं, जमीन पे बैठ के खाया करते थे, जमीन पे लेटा करते थे, सोया करते थे। लेकिन आज ये सब ऐसा लग रहा है हम दो अमेरिकन बैठ के बात कर रहे हैं कि जापान में कैसा होना चाहिए, जबकि हमारा इंडिया तो ऐसा ही था यार। मतलब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम उस कल्चर को देख रहे हैं जबकि हमारा कल्चर ऐसा ही था। लेकिन यस, ये हमें वापस लाना होगा, राइट, कि ज़मीन पे बैठ के खाना, ज़मीन से उठना, बार बार बैठना। तो लंबी उम्र जीने के लिए ये देखा गया कि जितने भी दुनिया के देश हैं जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं,
उसमें ये कॉमन फैक्टर, ये 5 से 6 कॉमन फैक्टर हैं जो निकल कर आए। और ये जो लास्ट का कॉमन फैक्टर है ये है कि अभी इटली की जैसे आप बात कर रहे थे, इटली के अंदर एक एरिया है जहाँ पर ब्लू जोन डिक्लेयर हाँ। है। उस एरिया के अंदर भी यही कॉमन फैक्टर निकल कर आया कि वो ना पहाड़ी पर है। अच्छा। तो पहाड़ी पर क्या है कि अलाइंग होता है, अलाइंग लाइक वर्टिकल्स होते हैं, तो उनको बहुत पैदल चलना पड़ता है। राइट। राइट। तो वो भी हेल्प करता है आपको लंबी उम्र के लिए। तो हाँ। अगर लंबी उम्र आप जीना चाहते हैं तो एक काम आज से करना शुरू कर दीजिए, और वो क्या है, स्टॉप यूजिंग लिफ्ट। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लिफ्ट का इस्तेमाल बंद कर दीजिए बस। मतलब अगर लिफ्ट है या एलिवेटर्स हैं तो आप स्टेयर्स का इस्तेमाल कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अगर कोई लिफ्ट का बटन दबा रहा है, आप बोले आई विल चूज स्टेयर्स, मैं स्टेयर से जाऊंगा। 4 मंजिल आप शुरुआत करिए, 3 मंजिल से, 2 मंजिल से, ठीक है। मतलब अगर आपकी 10 माले की बिल्डिंग है तो आप कर सकते हैं कि 3 माले तक मैं पैदल जाऊंगा, 3 माले से लिफ्ट लूंगा, ठीक है। उसके बाद आप करिए कि 5 माले तक पैदल जाऊंगा, 5 माले से लिफ्ट लूंगा। फिर आप करिए 6 माले से पैदल जाऊंगा, 6 माले से लिफ्ट लूंगा। फिर एक दिन ऐसा होगा, कुछ महीने बाद आप बोलोगे यार 6 माले पे तो आई गया, चल। एक थॉट तो दो पहले, थॉट तो स्टार्ट तो करें। स्टार्ट तो करो आप, राइट। लेकिन ये करना होगा। मैं जब Right. अपने ऑफिस जाता हूँ, मैं लगभग 5 माले की बिल्डिंग है मेरी, मैं -2 से लेकर, और मेरे हाथ में अच्छा खासा लैपटॉप के बैग्स और सारी चीज़ें होती हैं, मैं पैदल जाता हूँ। और ये मेरा कल्चर है, मैं लिफ्ट यूज़ ही नहीं करता। मतलब मेरा फंडा है कि आई विल नॉट यूज़ लिफ्ट, ओके। ठीक है। मेरे को पैदल जाना है, पैदल आना है ऊपर। जितना वर्टिकल में आप पैदल चलेंगे, अच्छा। उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से आपकी जो वेन्स हैं वो साफ होंगी, आपके जो आपने जो कैलोरीज ली हैं वो बर्न होंगी। मतलब कई बार ऐसा होता है आप पे टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, आप नहीं जा सकते, तो सबसे बढ़िया तरीका है स्टेयर्स। आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सिंपल है, कोई पैसा नहीं लगता, सरल लगता है, और आप देखिए कितना चेंज आना शुरू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। राइट। एंड दिस विल हेल्प यू व्हेन यू ग्रो ओल्ड, हाँ, कि आपके सारे आपके जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स सब हैं, मस्त हाँ चल मस्त रहे हैं। रहेंगे। राइट। राइट। तो बेसिक सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, कोई कॉस्ट नहीं लगती। तो इन 5 चीज़ों को करने की तो क्या क्या 5 पॉइंट्स थे, एक बार रिवाइज करें। सबसे पहला पॉइंट है इकिगाई। इकिगाई मतलब आपके पास में एक पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस आप जी ही नहीं सकते। मतलब लंबा गया, आपको बीमारियां खुद भी खुद आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमने बताया दैट इज मोआई, MOAI। मोआई का मतलब है कि कम्युनिटी के अंदर ज़िंदगी को जीना है। कम्युनिटी होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, कलीग्स होने चाहिए, गप्पे शप्पे मारने के लिए लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अकेले हैं और अकेले ही ज़िंदगी को जी रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया हारा हाचीबू। हारा हाचीबू का मतलब है ईट लेस, ठीक Eat है। 80%। हाँ, ईट 80%, प्लीज़ ईट लेस। चौथा जो मैंने बताया वो है एंटीऑक्सीडेंट। मतलब आपकी डाइट के अंदर जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा, मतलब जापान के अंदर जो लोग खाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहता है डेट इज़ स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी के अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। हाँ, तो वहाँ के लोग खाते हैं। चाइना के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है डेट इज सी बकथॉर्न। मतलब स्वीट पोटैटो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सी बकथॉर्न चाइना के अंदर मेजरली पाई जाती है, और हमारे इंडिया में मेजरली लद्दाख के अंदर थोड़ा सा पोर्शन पाया जाता है। बाकी मेजर पोर्शन जो है वो चाइना के अंदर ही है। ये ग्रेन है कोई? सी बकथॉर्न एक बेरी है, जंगल बेरी है, ओके। और वो -40 डिग्री टेम्परेचर होती है, ओके। ठीक है। उसको ग्रो होने के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। और सी बकथॉर्न के अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। 190 बायोएक्टिव कंपाउंड। वर्स क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट के अंदर वो बड़ा होता है कि उसको सरवाइव करने के लिए अच्छा। बहुत नीचे तक रूट को लेके जाना पड़ता है। तो वो इतने मिनरल्स हाँ, इतने मिनरल्स वो एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए उसमें भारी मात्रा के अंदर मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्री रेडिकल्स को, राइट। और फ्री रेडिकल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीजन पैराडॉक्स को। ऑक्सीजन पैराडॉक्स को क्या है? ऑक्सीजन पैराडॉक्स ये है कि हम जिंदा हैं ऑक्सीजन के कारण, और हम मर भी रहे हैं ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। आप जो एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं ना, ये एंटी एजिंग क्यों हो रही है, या हम मरते ही क्यों हैं? अगर आप सिर्फ एक चीज को रोक दें तो आप कभी मरेंगे नहीं। हाँ, तो एजिंग का क्या प्रोसेस है? एजिंग मतलब सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा होता है क्या कि प्रोसेस है? हाँ, वी स्टार्ट एजिंग। तो
हम जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं, तो हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जाती है, फिर वो ऑक्सीजन जो होती है हमारे ब्लड्स के अंदर जाती है, ठीक है। Okay. तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन का काम है उसको पकड़ लेना। आप खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है। वो उसमें से न्यूट्रिशंस, विटामिन्स को ब्रेक करता है और कहाँ पर देता है? आपके ब्लड के अंदर देता है। वो ब्लड कहाँ लेकर जाते हैं? ऑल द ऑर्गन्स, आपके सारे सेल्स में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं और ट्रैवल करके आपके जो सेल्स हैं उन तक वो पहुंचाते हैं। सेल्स का काम क्या है? सेल्स का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा जो बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो सेल है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम है टू प्रोड्यूस दी एनर्जी, ठीक है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो 98% केसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है वो है ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। मेरे पे लिखने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं थ्योरेटिकली ही बता दे रहा हूँ। ATP का मतलब है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये 98% केसेस के अंदर यही एनर्जी का फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है। लेकिन रिमेनिंग 2% केसेस में एक डिफरेंट फार्मूला प्रोड्यूस होता है और एनर्जी का, और वो है ATP प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है? ये जो 2% केसेस में फ्री रेडिकल निकल रहा है ना, ये सारी समस्या की जड़ है। मतलब कुछ लोगों में इस तरह से एनर्जी बनती है और कुछ में ऐसे? सभी में बनती है। 98% केसेस में कैसे बन रही है? अच्छा, ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। ओके, मतलब हर बॉडी में 98% ऐसे एनर्जी बनती है और 2% ये रहता ही रहता है फॉर एवरीवन। हाँ, फॉर एवरीवन, फ्री रेडिकल। ओके। तो ये फ्री रेडिकल क्या है? ये फ्री रेडिकल वो मॉलिक्यूल है जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मानिए क्लासरूम है, ठीक है, और उस क्लासरूम के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी बुक, पेन, पेंसिल लेकर नहीं आया है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा? दूसरों से लेगा, भाई दे दे यार, टीचर पकड़ लेगी, टीचर मार लेगी। हाँ। वो नहीं देगा तो क्या कहेगा? इधर वाले को कहेगा यार दे दे भाई, टीचर पकड़ लेगी, मार देगी, ठीक है। अब ये एक बच्चा उस पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। चलो मानो बगल वाले से इसने ले लिया, तो अब बगल वाले बच्चे के पास नहीं है, अब वो क्या काम करेगा? वो आगे वाले से मांगेगा। तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जब हम कैंसर कहते हैं, कैंसर यही कैंसर है। जब DNA लेवल पर, ठीक है, ये चेन रिएक्शन शुरू होती है तो यही कैंसर का फॉर्म बनता है। अच्छा, फ्री रेडिकल्स 2% एनर्जी डिराइव करते वक्त बनते हैं। और कौन सा सेल नहीं होता उनके पास? क्या नहीं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एटम मॉलिक्यूल में आउटर मोस्ट जो सेल है उनका, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो बगल वाले को परेशान करते हैं। ओके, राइट। तो अगर नेचर ने हमारे अंदर विलन दिया है तो नेचर ने हमारे अंदर हीरो भी दिए हैं। और ये हीरो जो हैं, दीज हीरो आर एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्व समझ में आएगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट क्लास का वो बच्चा है जिसके पास में एक्स्ट्रा डायरी, एक्स्ट्रा पेन और एक्स्ट्रा बुक है, ठीक है। हाँ, वो इधर बैठा है, वो कह रहा है अरे अरे रुक, तू परेशान कर रहा है ना सबको, तू मेरे से ले ले, मेरे पे एक्स्ट्रा है। ओके, तो वो पूरी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की एक चेन थी वो रुक जाती है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, सो दैट इज हाउ वी रिड्यूस द एजिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाई वी ग्लो। जो लोग ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं वो ग्लो करते हैं, उनकी स्किन पे रिंकल्स लेट आएंगे, पफीनेस लेट आएगी। ओह, डिजीज क्या है? वाओ, डिजीज क्या है? जिस भी एरिया में आंखों में फ्री रेडिकल ज्यादा आने लगे, कार्डियक हो गया, तो मतलब आपके किसी भी जो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेंगे, दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। जिस भी एरिया में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनने लगेंगे उस एरिया में बीमारी आना शुरू हो जाएगी। राइट, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस को होने नहीं दे रहा है और फ्री रेडिकल्स जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं। रिपेयर, आपका जो रीजनरेशन है बॉडी का, वो सब रुक जाता है। ओह, दैट इज हाउ यू क्रिएट डिजीज। तो एंटीऑक्सीडेंट
plays a very very important role in your like healthy life और जो लंबी ज़िंदगी की बात करते हैं उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज़ फ्री लाइफ के लिए। ओके ओके। सो अगर इस पे बात करें कि आखिर डिजीज़ आती ही क्यों है बॉडी में, क्योंकि कई बार लोगों को पता चलता है कि सडनली पता चल रहा है कि उनको शुगर है, जबकि फैमिली में भी कुछ नहीं था, कोई छोटी सी बीमारी हुई और टेस्ट कराया तो पता चला डायबिटीज़ है, नहीं तो 40s में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो डिज़ीज़ बनती कैसे है, इसका क्या कनेक्शन है? और आप तो माइंड बॉडी कनेक्शन पे भी बात करते हैं, तो इफ़ यू कैन पुट सम लाइट। आज मैं आपको बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताऊंगा कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में बनती कैसे है और आप किसी भी बीमारी को बिना किसी दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। आप बिना इन सब चीज़ों के किसी भी बीमारी, इवन कैंसर तक को आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमारी है या बीमारी आ रही है तो पहला चीज़ ये समझिए कि कोई भी बीमारी रातों रात तो नहीं आई। आप एक रात पहले सोए और कल उठे डायबिटीज़ हो गया, एक रात पहले सोए कल उठे आपको हार्ट अटैक की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई। ये ऐसा नहीं होता है। कोई भी बीमारी का एग्जिस्टेंस आपके शरीर के अंदर 5 लेवल पर आता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में जो क्रिएट होगी वो 5 लेवल पर क्रिएट होगी। इस प्रोसेस को आयुर्वेदा के अंदर बोलते हैं संप्रांति। संप्रांति एक प्रोसेस है जो ये बताता है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में 5 लेवल पर आ रही है, जिसमें सबसे पहला जो लेवल है वो है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है, मैं समझाता हूँ। एक्यूमुलेशन का मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे घर में पार्टी थी, मैंने रात को पार्टी करी, बाहर का खाना खाया, सुबह मुझे निकलना था, एक ऑफिस मीटिंग थी बाहर ट्रैवलिंग के लिए, मैं वहाँ निकल गया, फिर वहाँ से मैं और आगे कहीं ट्रैवलिंग के लिए चल गया, फिर एक और फंक्शन था। तो मेरा एक हफ्ता ना बिल्कुल लाइक हैक्टिक रहा। बाहर का खाना मैंने खाया और मेरे को एसिडिटी बनने लगी, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है, मैंने क्या करा, अरे यार एक काम करता हूँ, इनो ले लेता हूँ, ठीक है, या कोई मैं दवाई ले लेता हूँ, डाइजीन ले लेता हूँ, कोई भी हम मेडिसिन ले लेते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम नज़र आता है, ठीक है, मानो सर दर्द हुआ, ठीक है, या लूज मोशन लगे, या आपको जुकाम हो गई, या आपको बुखार हो गया, तो हम उस सिम्टम्स को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। राइट, ठीक है, यही होता है। कोई भी सिम्टम नज़र आया, आप तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को वो सिम्टम बताएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, लिखना शुरू कर देगा। आपकी बोलने की देर नहीं होगी, उसका पेन चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसने दवाई लिख दी। वाई? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग दी सिम्टम्स। ठीक है, तो ये किया। अब हुआ क्या, आपका जो शेड्यूल था वो वैसा ही रहा लगभग। ठीक है, क्योंकि काम है भैया, जाना पड़ेगा, मीटिंग्स हैं, ट्रैवलिंग है। तो अगर आपका शेड्यूल सेम रहा, भले ही आपने दवाई खा ली, मेडिसिन कांट क्योर यू। मेडिसिन्स कैन ओनली एंड ओनली थोड़ा सा आपको रिलीफ दे देगी, क्योर नहीं करेगी, सेटल कर देगी। सेकंड स्टेज आएगी एक्यूमुलेशन के बाद, दैट इज द एग्रीवेशन। अब वो जो एसिडिटी आपके स्टमक में बनी, वो एसिडिटी एग्रीवेट होगी। एग्रीवेट का मतलब है थोड़ी सी बढ़ेगी, और वो बढ़कर स्टमक से चेस्ट में जाएगी। और फिर आपने सुना होगा, आई एम फीलिंग द अनईजीनेस इन माई चेस्ट। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन दी हार्ट अटैक और बिटवीन दी जो एसिडिटी का पेन होता है। ठीक है, दोनों को सिमिलर सा लगता है। तो अगर वो एसिडिटी आपकी चेस्ट तक पहुंच रही है, तो वो सेकंड स्टेज पर आप आ गए हो, और वो स्टेज क्या है, एग्रीवेशन। ठीक है, अगर आपका लाइफस्टाइल तब भी सेम रहा, या अगर आप अभी भी अनअवेयर हो इस बात के लिए कि व्हाट दैट थिंग इज कॉजिंग यू दिस थिंग, अब अगर आप अभी भी उसको सेम लाइफस्टाइल को रिपीट कर रहे हो, तो तीसरी स्टेज आएगी, और वो तीसरी स्टेज है, दैट इज द स्प्रेडिंग का मतलब क्या है कि अब वो जो चेस्ट के अंदर अनइजीनेस हो रही है, मे बी पॉसिबल है कि वो स्प्रेड होना शुरू हो, और आपके हेड में
या आपके हैंड्स में या आपकी लेग्स में जाए। तो क्या कई बार आपने सुना है आई एम फीलिंग पेन इन माई हेड, हेडेक हो रहा है एसिडिटी से, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है एसिडिटी से। तो एसिडिटी कई बार हाथों पैरों में जाने लगती है, स्प्रेड होने लगेगी। अभी भी आप नहीं रुके, नहीं माने, जिद्दी तो आप हुई, आपको तो जीवन की मजे लेने ही लेने, ठीक है, तो आप मानोगे तो हो नहीं। फोर्थ आपकी होगी दैट इज दी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन मतलब अब वो आपकी बॉडी का वो एरिया जो सबसे वीक है, सबसे कमजोर है, इट में बी ऑर्गन, इट में बी एनी अदर चोट, कोई चोट है, कोई टिश्यू ब्रेक है, कोई भी ऐसा एरिया जो सबसे कमजोर है, उस पर वो अटैक कर कर लोकलाइज होगी, पॉकेट बना लेगी, अपनी जगह बना लेगी। तो कई बार देखा है आपने, कॉन्स्टिपेशन बन जाती है, पाइल्स बन जाती है, यहाँ पर पॉकेट बन जाती है, यहाँ दर्द, पॉकेट बन जाती है ना, स्पेस बन जाता है, ठीक है, गट, लीकी गट होने लगता है, ठीक है। तो कोई भी एक एरिया, कुछ भी हो सकता है, वो लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किसी को भी वो अटैक कर देगी जो सबसे कमज़ोर होगा। कोई चोट है, मानो खुली चोट है, उस पर अटैक कर देगी, वो आपके हील नहीं होगी। अभी भी नहीं रुके आप, नहीं माने, अभी भी आपका वही खान पान, वही लाइफ स्टाइल, वही ज़िंदगी जो आप जी रहे, वही चलती रहेगी आपकी। फिर आएगी जी आपकी भाई साहब 5वीं स्टेज, ठीक है। और वो 5वीं स्टेज क्या है? वो 5वीं स्टेज है डाइवर्सिफिकेशन। वो अब क्या करेगी? एक ऑर्गन को खराब कर कर अब दूसरे ऑर्गन को खराब करेगी। अच्छा, और ये सब हमें पता नहीं चल रहा है अभी इस नहीं, स्टेज तक पता आपको पता सिर्फ पता है कब चलता है? आपको पता सिर्फ चलता है जब आपको कोई अनइजीनेस होती है। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के ब्रेन के अंदर ये साइकोलॉजिकली बिठा दिया गया है कि मेडिसिन्स आपको ठीक करती हैं। भाई साहब, बहुत गलत फहमी में आप हो। दवाई आपको ठीक ही नहीं करती, ठीक तो आपका शरीर ही करता है आपको। दवाई ठीक ही नहीं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मेडिसिन्स डोंट हील यू, इट्स यू दैट हील योरसेल्फ। आप स्वयं अपने आप को ठीक करते हैं, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती। ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट गिव फ्यू डेज टू योर बॉडी टू सर्वाइव दैट वायरस और बैक्टीरिया। लेकिन आजकल तो क्या है ना, आजकल लोग इतना पेन लेते नहीं हैं। तो किसी भी बीमारी का एग्जिस्टेंस आपके शरीर में रातों रात नहीं आएगा, इन 5 से 6 स्टेजेस में आएगा। और फिर आएगी 6ठी स्टेज, दैट इज द डिजीज। फिर आप कहते हो ये बीमारी लग गई। तो बीमारी आने तक जब प्रोसेस था ना, वो बहुत टाइम टेकिंग था। आपने बार बार इग्नोर किया, बार बार आपने अवॉइड किया, फिर वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज आना शुरू हुई, राइट। तो किसी भी, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, किसी भी बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, किसी भी मतलब किसी भी बीमारी को, और ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, कितने सारे लोगों ने सिर्फ इसको अप्लाई कर कर अपनी बीमारियों को ख़त्म करा है। क्या टिप है? सिर्फ इसी को, मतलब कोई भी बीमारी है ना, बस आप इन 5 से 6 स्टेप में से एक स्टेप को समझ जाओ कि आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो अगर सिर्फ आप एक्यूमुलेशन को समझकर उसको बंद कर दो। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है आपकी बॉडी में, कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, प्लीज हैव अ ब्रेक, सिट फॉर अ वाइल। ठीक है, डोंट पैनिक, सिट फॉर अ वाइल एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क योरसेल्फ कि मैंने ऐसा क्या किया कल, परसों या पिछले 4-5 दिन में जिससे मुझे अभी ये बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हाँ, और आपको आंसर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये समझना है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम किसी भी चीज़ का नज़र आ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, या आपको सर दर्द हो रहा है, या आपको लाइक और भी जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ भी अगर आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, तो बस एक ही सवाल अपने आप से पूछ लो, ऐसा आपने पिछले 1 हफ्ते में क्या किया है, 15 दिन में क्या किया है जिससे आपको ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हुई है। आप उसको समझने की बजाय आप डॉक्टर पे जाकर सिर्फ मेडिसिन ले लेंगे और वही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखेंगे, तो मेडिसिन कुछ देर के लिए तो उसको सरप्रेस कर देगी, लेकिन वो बार बार निकल कर आता रहेगा। राइट।
और जो लोग स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो तो मतलब उनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उनको तो पता है वो स्मोक कर रहे हैं तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो जाएगा उसका एडवर्स इफेक्ट। देखिए, अगर आपके पास अगर इच्छा शक्ति नहीं है, मतलब आपकी इंटेंट नहीं है किसी भी चीज़ को करने का, ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए इसके अंदर भी इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ठीक होना चाहता था, इसलिए मैंने पेन लिया, मैंने कुछ एक्शन लिया। अब अगर वो व्यक्ति ठीक ही नहीं होना चाहता, तो उसके लिए तो कोई भी आप दुनिया की चीज़ें दे दो, वो सब बेकार हैं। तो हीलिंग के लिए मैंने एक डीपेस्ट सीक्रेट दिया है कि प्लीज़ ऑब्जर्व योर एक्यूमुलेशन पार्ट राइट। एंड जस्ट स्टॉप दैट एक्यूमुलेशन। कुछ मत करो, बस उस एक्यूमुलेशन को बंद कर दो और गिव योर बॉडी एटलीस्ट 1 वीक। Right. खुद हील कर देगी बॉडी Right. सब, मतलब 1 हफ्ता, 15 दिन या 1 महीने में आप फिर से ठीक हो जाओगे। राइट, सो यू हैव टू ट्रस्ट योर बॉडी। और यही शायद माइंड बॉडी कनेक्शन है कि आपने बैठ के एक कॉन्शियसली सोचा कि आखिर 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या आज ही मैंने क्या खाया, कैसा लाइफस्टाइल जिया, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों पेट दर्द हो रहा है, क्यों सर दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता है, मानो आपने बाहर से कोई ऐसी डिश मंगवा ली थी, हाँ, मानो किसी नए रेस्टोरेंट से आपने ट्राई किया, पनीर मंगवा लिया और आपको अगले दिन हाँ फूड पॉइजनिंग हो गई। बोलते हैं कल वहां से खाया था यार, वो रेस्टोरेंट सही नहीं है। right. करते हो ना, एक्यूमुलेशन को ध्यान देते हो ना, अगले दिन से, अगली बार से उससे मंगवाना बंद कर देते हो ना। तो एग्जैक्टली यही एक्यूमुलेशन है। यही तो एक्यूमुलेशन है। अब अगर आप बोलो नहीं, मैं तो उसी रेस्टोरेंट से खाऊंगा, टेस्टी बहुत था, बार बार आप मंगवाते रहो, बार बार मंगवाते रहो, बार बार मंगवाते रहो। बोले इधर खाया पिज्जा उसी रेस्टोरेंट का और उधर पीली डाइजीन। बोले खाना भी वही है लेकिन डाइजीन तो मुझे कवर कर ही देती है। तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। लेटर ऑन वो डिजीज एक्यूमुलेट की बजाय एग्रीवेट होगी, एग्रीवेट से वो स्प्रेड होगी, स्प्रेड से वो लोकलाइज होगी, लोकलाइज से वो डाइवर्सिफाई होगी और फिर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी डिजीज के अंदर। और फिर आप बोलोगे थैंक यू ब्लिंकिट, तुमने 10 मिनट वाली एम्बुलेंस चला दी, वरना मेरा क्या होता। तो पहले 10 मिनट के अंदर खाना दे के बीमार किया, फिर 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचा के तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये बढ़िया बिजनेस है। तो अपनी बॉडी को ट्रस्ट करो। आई थिंक द हीलिंग मैकेनिज्म इज़ देयर इन योर बॉडी। ये आपको मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ये ट्रुथ है, मतलब ये साइंटिफिक भी है, अब तो प्रूफ भी हो रहा है सब कुछ, दैट वी हैव द पावर्स टू हील आवरसेल्फ। ओके, सो कमिंग टू द गट हेल्थ, बोलते हैं कि गट फाउंडेशन है, और क्या कनेक्शन है गट का माइंड का एंड बीइंग हेल्दी एंड स्लोइंग डाउन द एजिंग प्रोसेस, अगर थोड़ा सा इस पे। देखिए, गट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गट को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। मतलब गट की खुद की मेमोरी है, गट का खुद का दिमाग है, गट की खुद की कैलकुलेशंस हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत कम्युनिकेशन है आपके दिमाग और आपके गट के बीच में, जो वेगस नर्व के माध्यम से होता है। तो गट के अंदर जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं, जिसको आप प्रोबायोटिक कहते हैं, ठीक है, उनकी खुद की अपनी मेमोरी होती है, खुद की अपनी याददाश्त होती है। तो जब वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको कई बार आपने सुना है गट फीलिंग आ रही है, ठीक है, मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग होती है उसके अंदर ना, कई बार इमोशंस होते हैं उनके अंदर। तो अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप अच्छे से फ्रेश नहीं होते हो तो आपका दिन पूरा ना कैसा जाता है, राइट, टायर्ड जाता है, मन नहीं लगता किसी काम में। क्यों? क्योंकि गट इम्पॉर्टेंट है। गट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो गट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गुड फाइबर को कंज्यूम कर गुड प्रोबायोटिक डाइट को लेकर आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है गट को हेल्दी रखने का कि आप ओवर ईटिंग ना करें, ज़्यादा खाना मत खाइए, और जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो फाइबर इंटेक उसमें ज़्यादा होना चाहिए। पानी भी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, कई बार आजकल हम जो फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। और हमारी आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना स्किन डिजीज़ होने लगी है, स्किन एलर्जीज होती हैं, इचिंग होती है, जलन होती है, खुजली मचने शुरू हो जाती है। तो जितने भी लोगों को ना स्किन डिजीज़ हो रही हैं या एलर्जी हो रही है, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाती है, फिर से आ जाती है, फिर दवाई लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर से आ जाती है। क्योंकि पता है वो क्या कर रहे हैं, वो सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया अभी? हाँ, सिम्टम। एक्यूमुलेशन को समझो मेरे भाई। ये स्किन डिजीज़ हो क्यों रही है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाह रही है? आपकी बॉडी आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है? आपकी बॉडी
सिंपली ये कम्युनिकेट करना चाह रही है कि आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, वो अनबैलेंस हो गया है, वो एसिडिक हो रहा है, आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है। और जब आपकी बॉडी एसिडिक होने लगती है तब आपको स्किन एलर्जीज होने लगती है। तो दवाइयाँ खाने के बजाय ना आप सिर्फ एक काम कर लो, अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर इनटेक है वो एल्कलाइन इनटेक को करो, एल्कलाइन वाटर पीना शुरू कर दो, राइट। और जब आप ये करोगे, क्योंकि एक्चुअली में जो वाटर आप ले रहे हो ना अभी, अल्कलाइन वाटर कहाँ से लाएं? एल्कलाइन वाटर घर पे बना सकते हो आप। कैसे? बहुत सिंपल है, आप पानी, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए तरीके, ठीक है। मतलब एसिडिक वाटर नहीं पीना है आपको। जो हमारे आज घर में आरओ लगा हुआ है उसका पानी डेड वाटर है वो। ओके, तो अल्कलाइन कैसे बनाए आप बता दो। आरओ वाटर इज डेड वाटर। ओके, आरओ क्या है? आरओ है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसके जो मेम्ब्रेन है, उसके जो पोर्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो बैक्टीरिया जो इम्प्योरिटीज को तो निकालते ही निकालते हैं, साथ में मिनरल्स को भी निकाल देते हैं। तो आप जो पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल्स तो हैं ही नहीं, और मिनरल्स ना होने से आपकी बॉडी एसिडिक बनती जा रही है। डेली डेली इट इज बिकमिंग मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। तो सबसे पहले तो अपने घर के आरओ निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। क्या पिए फिर? अगर आपके घर का जो पानी का TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है, वो 300 TDS से नीचे नीचे है, तो आपको आरओ की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मार्केटिंग है सिर्फ कि आप गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। TDS अगर 300 से नीचे है तो यू डोंट नीड आरओ। आप कोई भी ग्रेविटी का जो फिल्टर्स होते हैं, ग्रेविटी को यूज़ करके जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, कैंडल वाले जो फिल्टर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर हिमांशु, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे बात की कि कैसे जापान के लोग वहाँ पे कैसे ब्लू जोन क्रिएट हुआ, वो लोग एक अच्छे रिश्तों में भी ध्यान देते हैं, खान पान पे भी ध्यान देते हैं, अपने उठने बैठने के तरीके पे, विच टेक्स देम फॉर अ लॉन्जेविटी विच इज़ लाइक अ गुड लाइफ। लंबी लाइफ है पर अच्छी लाइफ भी है। तो हमारे व्यूअर्स जो इस बात को सुनने के बाद अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, और अगर कुछ की पॉइंट्स अगर हम उन्हें दें बिफोर क्लोजिंग द शो, तो वो क्या रहेंगे? मैं कुछ की पॉइंट्स दोबारा से जो आज हमारा डिस्कशन है उसको रिवाइज करा देता हूँ। लॉन्जिविटी का मतलब लंबा जीना नहीं है, लॉन्जिविटी का मतलब है लंबा जीना एक अच्छी हेल्दी लाइफ के साथ। तो हेल्दी लाइफ ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन द लॉन्जिविटी, कि सिर्फ दवाइयों के दम पर आप लंबा जी ले, ये लॉन्जिविटी नहीं है। दूसरा चीज़ जो हमने डिस्कस किया, वो डिस्कस किया कि लॉन्जिविटी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि दुनिया में जितनी भी ऐसी जगहें हैं जिनको हमने ब्लू जोन कहा है, जहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, वहाँ पर क्या वो कॉमन फैक्टर्स हैं जो सभी जगह कॉमन देखे गए हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कि जापान के अंदर ये फॉलो करते हैं, नाम अलग अलग हैं हर जगहों पर, लेकिन अल्टीमेटली जो बेस है वो सब जगहों पर सेम ही है। राइट। तो मैंने रेफरेंस लिया जापान का, ओकिनावा का। ओकिनावा के अंदर जो कल्चर लोग फॉलो करते हैं, पहला कि वहाँ पर इकिगाई को फॉलो करते हैं, एक पर्पसफुल लाइफ के साथ जीते हैं। दूसरा मैंने वहाँ पर बताया कि वहाँ पर मोआई कल्चर को फॉलो करते हैं, मोआई कल्चर मतलब कम्युनिटी के साथ में रहते हैं। तीसरा मैंने बताया हारा हाचीबू। हारा हाचीबू का मतलब है ईट लेस, कि आपको कम खाना है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी है। और चौथा मैंने वहाँ पर बताया एंटीऑक्सीडेंट डाइट, कि उनकी डाइट के अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ठीक है। और पांचवा मैंने बताया कि वो लोग नीचे ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब और भी जगहों पर जो देखा गया, इटली में वो लोग क्या है, मतलब वर्टिकल्स बहुत चढ़ते हैं, मतलब चढ़ाई करते हैं। जिम विम वगैरह तो नहीं जाते वो लोग, लेकिन उनकी रनिंग बहुत होती है, उनकी वॉकिंग बहुत होती है, उनका चलना बहुत होता है। राइट। तो जितना ज़्यादा आप वॉकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप चलेंगे, और इवन सिंगापुर के अंदर भी, तो सिंगापुर भी एक ब्लू जोन के अंदर आता है। सिंगापुर में भी बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल है। अगर आप सिंगापुर के अंदर देखेंगे तो सिंगापुर के अंदर वहाँ पर पूरी सिटी को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वहाँ पर ना लोगों को पर्सनल कार अफोर्ड करना इज़ टू मच डिफिकल्ट। तो सिंगापुर के अंदर पर्सनल कार आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टैक्सेस वहाँ पर हैं। राइट। साइकिलिंग बहुत करते हैं लोग, तो वहाँ पर मजबूरी है,
वहाँ पर मजबूरी है कि आपको या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट घर के नीचे तो है नहीं, आपको वॉक कर कर जाना पड़ेगा, साइकिलिंग आपको करनी पड़ेगी। तो सिंगापुर इज ऑल्सो अ ब्लू जोन। तो वहाँ पर देखेंगे, डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि वहाँ पर लोग पैदल चलते हैं। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड योर बॉडी आपके अगेंस्ट में जाके काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन, एग्रीवेशन, स्प्रेडिंग, लोकलाइजेशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन एंड द डिजीज। ये जो एक्यूमुलेशन है, ये अगर आप समझ लें तो आपके घर में दवाइयाँ आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, आपके घर में मेडिसिन आना बंद हो जाएंगे। सिर्फ अपने एक्यूमुलेशन को, अपने लाइफ स्टाइल को आप ठीक कर लीजिए। तो लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए आपको जो डाइट है वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। आपको फाइबर इंटेक को बढ़ाना है। आपको जो वाटर इंटेक कर रहे हो वो अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करना है। इवन आपके घर के अंदर ना, एक बस आ रहा है पॉइंट याद, तो मैं कवर कर लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे पीएम भी इसको मतलब उन्होंने इसको एड्रेस किया है, तो मुझे लगता है सीरियस इशू है ये। और वो है हमारे घर के अंदर जो एडिबल्स ऑयल्स हैं, मतलब जो हम आज ये चिप्स ले रहे हैं, जो आज हम कोई भी फूड, फास्ट फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, आप कभी देखते भी नहीं है कि किस तेल के अंदर ये ना जो समोसे आपके घर पे आ रहे हैं, ये किस तेल के अंदर बनकर आ रहे हैं। राइट, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। मतलब भारी मात्रा में इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट, जो कि एक हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का एक मेन कॉज है, जो आपकी वेंस के अंदर जाके जम जाता है, चिपक जाता है। आप ऐसा समझ लेना, मानिए एक पानी की पाइपलाइन है और इसमें पिछले 30 साल से पानी चल रहा है। अगर इस पाइपलाइन को मैं खोलूंगा तो अंदर क्या निकलेगा? मतलब अगर ये पाइपलाइन है, यहाँ से 30-35 साल से पानी चल रहा है लगातार 24/7, काई जमेगी कि नहीं जमेगी? जम जाएगी। आपकी जो ब्लड है, आपकी जो वेन्स हैं, आपका जो हार्ट है, पैदा होने से लेकर 24/7 पंप कर रहा है, ठक 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 ठक। ठीक है, जब 35 साल में इस पाइप में काई जम गई तो आपकी नसों के अंदर वो जो ऑयल आप खा रहे हो, ठीक है, वो ऑयल उस ब्लड में जाकर साइडों में जमेगा नहीं क्या? और जब वो जमता है फिर ही तो बीपी की समस्या होती है। बीपी का, ब्लड प्रेशर इरेगुलर होना इज बीपी। और आर्टरी ब्लॉकेजेस, हार्ट, ब्रेन अटैक, ये सब क्यों हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। रिप्लेस योर ऑयल। राइट। अपने ऑयल इनटेक को कम करें। मुझे लगता है रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन, रिड्यूसिंग इज द सोल्यूशन। आप बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल खा लो, तो ये थोड़ी कि ऑलिव ऑयल आपने भर के डाल दिया, तब भी तो बोलेंगे थोड़ा सा ही डालो, थोड़ा सा डालो। आई थिंक रिड्यूसिंग इज द मेजर सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। हाँ, तो रिड्यूस आपको करना पड़ेगा। जो आप हर चीज़ को फ्राइड कर कर खा रहे हैं, टॉक्सिन्स का इंटेक जो हम अननोइंगली ले लेते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में रख के खाना, माइक्रोवेव में रख दिया, माइक्रोवेव जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में उससे जाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, आपकी डिजीजेस को बढ़ा रहे हैं, डिजीज को बढ़ाते हैं। राइट, बिफोर पुटिंग द फूड इन द माइक्रोवेव, थिंक वंस। आप जो प्लास्टिक के डब्बे यूज करे जा रहे हो, बिल्कुल करते हैं। हम डिस्पोजल्स लेकर आते हैं। पहले क्या होता था, पतले होती थी, ठीक है, डिस्पोजल, वो थर्मोकॉल के नहीं होते थे। आजकल वो थर्मोकॉल के डिस्पोजल चलते हैं। 4 पैसे कम बचाने के चक्कर में यू आर यूजिंग दैट थर्मोकॉल डिस्पोजल। मतलब आप थर्मोकॉल पे रख के खाना खा रहे हैं गरम गरम, वो पिघल कर वो सब्जी, थर्मोकॉल जो उसमें नहीं गया आपके। इतना कल्चर हमारा खराब कह लो, हम भी उसी का पार्ट है कि 10 रिश्तेदार अगर घर में आ गए तो कहते हैं वो ले आओ, डिस्पोजेबल ले आओ, धोने ना पड़े। डिस्पोजल अच्छी वाली भी आती है, बट स्टिल आप धो सकते हो। स्टील क्यों नहीं यूज़ कर सकते आप? मतलब मैं पर्सनली आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी। मैं एक स्टील का ग्लास कैरी करती हूँ जिसमें ढक्कन रहता है, मतलब चाय भी पीनी है तो मैं उसमें मांग लेती हूँ। तो ये मैं तो थोड़ा एक्सट्रीम करती हूँ, लेकिन आप लोग कुछ तो कर सकते हैं कि आप डिस्पोजेबल अवॉइड करें। वो देश के लिए ख़राब है, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है। कितना टॉक्सिन्स आप इनटेक कर रहे हो आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है हमारी हेल्थ पे असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट को लेके। बट आप अगर आज सुने तो आपकी बॉडी में उसके केमिकल्स जा रहे हैं। जो गरम गरम चाय आप थर्मोकॉल के ग्लास में ले रहे हो 10 रुपये की, वो कितने लाखों का बिल आपका बनने वाला है 10 साल बाद, वो आपको नहीं मालूम है। सो एनवायरनमेंट मत सोचो, अपना ही सोच लो, लेकिन स्टॉप यूजिंग डिस्पोजेबल्स। आई थिंक स्लीप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप
अच्छी नींद लीजिए, ठीक है, और अच्छी नींद आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी के पार्ट को रिकवर करने में, ठीक है। और जो आपकी हवा है, देखिए हवा भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप तब भी रह रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर जो स्नेक प्लांट्स आते हैं उनका ज़्यादा यूज़ कर कर आप अपने इनर एयर को अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इसको मैं बोलूँगा कॉन्शियस लिविंग, ठीक है। लिव योर लाइफ कॉन्शियसली, मतलब बस जो आ रहा है उसको आप लेते जा रहे हो, वैसी ज़िंदगी मत जीजिए। कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ के हर चुनाव को चूज़ करिए, क्योंकि मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ योर लव्ड वन कैन ओनली सपोर्ट यू इन ऑल दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। हर प्रॉब्लम में वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आपका दिल टूट गया, वो आपको सपोर्ट कर देंगे, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो सपोर्ट कर देंगे, मतलब आपकी मदर, आपके फादर, हर जगह वो सपोर्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है जिसमें उनका बस नहीं चलता, और वो है जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है ना, तो वो जंग आप ही ने लड़नी है। राइट। और मैं कल ही सुन रही थी एक अच्छे स्पीकर को, तो उन्होंने बोला कि यू हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुडे, बट व्हेन यू गेट अ हेल्थ प्रॉब्लम देन यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम, व्हिच इज़ वेरी ट्रू। मैं तो कहता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बेड पर लेटा है, बीमार है, आप उससे पूछना कि तुझे क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। अगर भगवान आए ना उतर कर और वो बेड पर लेटा है, उससे पूछा जाए तुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, तो वो ये नहीं कहेगा मुझे बंगला दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, ठीक है, मुझे ऐशो आराम दे दो। पता है क्या कहेगा? चला दो, बस मेरी सेहत ठीक कर दो। तो जो लोग चल नहीं पाते, पैरालिटिक अटैक आ जाता है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय डैड। इवन अगर आप बीमार भी हो, बेड पर हो, तब आपको अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। आई नो कि यार हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्हें पैरालिटिक अटैक आया। तब उन्हें जब 3-4 साल हो गए, बेड पे फिजियोथेरेपी की, बहुत कुछ किया, बट बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते थे। तो बात करती थी मैं, पापा आपको क्या लगता है? तो बोलते कुछ भी पैसे लगा दे बेटा, कुछ चल पाऊँ मैं। एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन उससे पहले उनको सिर्फ दुकान बनिए है ना, तो दुकान छोटू बिजनेस, बुक्स, लेजर, बस ये। उसके बाद जब वो बेड पे आए बिकॉज ऑफ द पैरालिटिक अटैक, ही वाज ओनली टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, आयुर्वेदा, चैनल्स भी लगा रहे, तो वो यही देख रहे कि कैसे ठीक हो सकता है। तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन कैसे उनकी पूरी दुनिया बदल गई। दुकान छोटू, पैसा सब खत्म हो गया, सिर्फ आयुर्वेद, कौन सी दवाई, कौन सा इंजेक्शन लगा लूँ, क्या ना ले लूँ। सो आई हैव सीन दिस, मैंने खुद देखा है। छोटू पैसा सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस करना पड़ेगा। आज हमें बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 8 घंटे उसको दे रहे हो, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा अपनी सेहत को देना पड़ेगा, 2 घंटा अपनी फैमिली को देना पड़ेगा, 2 घंटा आपको अपनी मेंटल हेल्थ को देना पड़ेगा। मतलब सबका बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। आपका बिजनेस ही सब कुछ नहीं है, बिजनेस आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। राइट। आई थिंक आज की कॉन्वर्सेशन से जो मुझे समझ आया है कि एक तो हमें अपने रूट्स पे वापस जाना होगा, स्लो डाउन करना होगा, अपनी बॉडी की जो कम्युनिकेशंस के तरीके हैं, जो हमें बॉडी हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, उसको समझना होगा। जापान के सीक्रेट्स बताए, अपने ब्लू जोन के सीक्रेट्स आज हमारे साथ शेयर किए। आई थिंक ये एक लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन है। मेरे लिए बहुत सारे टेक अवेज हैं, मैं बहुत कुछ बदलने वाली हूँ अपने जीवन में, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी उतना ही सीखने को मिला हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ आज ही छोड़ दीजिए। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो मिनिमाइज़ कर दीजिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बी हैप्पी। और डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर से आपने हमारी ऑडियंस के लिए समय निकाला और बहुत ही अच्छे से आपने ब्रेन हेल्थ, गट के बारे में समझाया, ब्लू जोन के सीक्रेट्स शेयर किए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है, हमें मदद मिलती है कि हम और बेहतर गेस्ट और कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।